पोक्रोवस में यूक्रेन की सेना का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने यहां पर अटैक किया है। पोक्रोवस की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को कैसे निशाना बनाया है, ये देखिए। और वही खेरसौन में रूसी सैन्य साइट्स पर अटैक और यूक्रेन ने दिया हवाई हमले को अंजाम। फ्रांस की हैमर मिसाइल से किया प्रहार। और एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नाटो देश पोलैंड की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। पोलैंड के पीएम टस्क के बयान से टकराव बढ़ना तय है। बाल्टिक सागर पर नाटो का कब्जा होगा, यह कहा है टस्क ने। रूस का कैलिनिनग्राद बाल्टिक में ही मौजूद है। तो पोलैंड के पीएम की तरफ से ये उकसाने वाला बयान दिया गया है। बाल्टिक पर नाटो का कब्जा होगा, ये उन्होंने कह दिया है। और ये बात हर कोई जानता है कि रूस का कैलिनिनग्राद बाल्टिक में ही मौजूद है। तो बाल्टिक में रूस वर्सेस नाटो। जी हां, बाल्टिक पर पोलैंड के पीएम की कब्जे की धमकी। नाटो की तरफ से बाल्टिक में घेराबंदी के संकेत और बाल्टिक सागर के में कई नाटो देशों की मौजूदगी अपने आप में यह मैसेज दे रही है। रूस का कैलिनिनग्राद भी बाल्टिक में ही मौजूद है। लिथुआनिया पोलैंड के बीच ही है कैलिनिनग्राद, और कैलिनिनग्राद ब्लॉक तो रूसी सैन्य सप्लाई पर असर पड़ेगा। अगर उसको नाटो ने किसी तरीके से काट दिया या फिर उस पर नियंत्रण कर लिया तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बाल्टिक में नाटो सक्रिय तो रूस को बड़ा खतरा हो सकता है, और कैलिनिनग्राद पर हमला तो सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। ये सबसे बड़ा खतरा है। और भारद्वाज सर, क्या यह खतरा नाटो मोल लेगा? कैलिनिनग्राद मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक सबसे बड़ी उपलब्धि रूस की थी कि वो रूस के हिस्से में पड़ा और रूस आज तक वहां मौजूद है, और उस पर अटैक करना मतलब आप क्या मानते हैं इसको? क्या वाकई में ये प्रोवोक करेंगे, ये रिस्क लेंगे ये बाल्टिक देश, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो के मेंबर्स? देखिए रवि, एक तो जो इकोनॉमिक पोजीशंस है, रशिया ने बहुत मजबूत डोनबास रीजन को अपने क्षेत्र में ले लिया। उसके बाद जो दूसरा टारगेट है जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और उसमें दो पक्ष हैं। एक पहला है कि जो क्रीमिया और पूरा जो ब्लैक सी है उसको अपना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेवलप कर लिया, पूरा का पूरा। आप देखिए पूरा क्षेत्र जो जापोरोजिया से लेके। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बेसिकली बाल्टिक सी है, और उसमें आप ये देखिए कि रशिया बेलारूस को काफ़ी कुछ हद तक क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना रहा है, उसमें अपना प्लेस कर रहा है, पूरा स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेवलप कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो क्या तैयारी कर रहा है? पोलैंड को फ्रांस ने कहा था कुछ दिनों पहले कि हम पोलैंड को क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा एक जो नेक्स्ट लड़ाई अगर लड़ी जाएगी तो वो बाल्टिक सी पे एकाधिकार किसका होगा? क्योंकि जो कैलिनिनग्राद की जो बात कर रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ रशिया का आज के दिन है, उस मोनोपोली को ख़त्म करना चाहता है नाटो कंट्रीज़। तो बेसिकली कि कहाँ पर एक थ्रेट को बैलेंस किया जाए, ये असली लड़ाई चल रही है, और उसमें नाटो पूरा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पहले वो कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन के माध्यम से लड़ाई लड़े जाए, अब ये नए कंटिंजेंट तैयार कर दिए। पोलैंड हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, ये कंट्रीज जो पहले कहीं ना कहीं रशिया और ईस्टर्न यूरोप के यूएसएसआर के पार्ट थे। यानी कि लड़ाई यूरोप, 3 जो कंट्री है यूरोप के, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ये पूरा दिमाग से लड़ाई उन्हीं में लड़ाना चाहते हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, और वो चाहते हैं कि ये जो थ्रेट है जो वो पूरा का पूरा यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाए, रशिया यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये लेकिन रशिया मान के चलिए कि आज के दिन बहुत एडवांस्ड पोजीशन पे है स्ट्रेटेजिक में। मैंने आपको बताया कि क्रीमिया और पूरा क्षेत्र उन्होंने डोनबास रीजन ले लिया, और अभी भी बाल्टिक सी में भी उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपना बनाया हुआ है, और बेलारूस उनके साथ में स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि नाटो जो मकसद के साथ में आगे बढ़ना चाहता है वो बिना इन्वॉल्व आपने यूरोप के पूरे
पूरे समीकरण जो हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रख दिए।